नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने भाग 6 किया था, आज भाग 7 पर परिचर्चा करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि जो रंगशाला में जो धनुष यज्ञ हो रहा था उसमें जो चर्चा हो रही थी, उसके बाद भाग 7 का यहाँ से शुरू होता है कि यह अभिनय जब समाप्त हुआ, जो धनुष यज्ञ जो हो रहा था वो समाप्त हो गया। तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी। किसकी? एक सामाजिक जो प्रहसन नाटक था उसकी तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को सबसे विशेष दिलचस्पी ना थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक वहीं पर वो रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, बीच बीच में तालियां भी बजाते जाते थे। फिर कहो का आग्रह करके जो उसमें अभिनेता थे, यानी जो उसमें नाटक में जो भाग ले रहे थे, उनको प्रोत्साहन भी देते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था, मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून की धाराओं को उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देरी कर दी। फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवारों की चालाकियां और सांझे पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मना बन करना और नाना प्रकार की गरमाइशें करके उल्लू बनाना। ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लौट जाते थे। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटाता रहा था। जैसे जो वकील थे, उसके गवाह जो थे, जो बात उसने कही थी उसी बात को वो रटा रहे थे उन सभी गवाहों को। गवाहों का बार बार भूल जाना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों पर बदल जाना। ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी इतनी दृष्टि इतनी पैनी है कि इसका मुझे अनुमान न था। उसके बाद दूसरा दिन और जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम होता है। उधर धनुष यज्ञ और नाटक जो है वो समाप्त होता है। एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन जो है राय साहब शिकार खेलने का प्रोग्राम करते हैं। वही किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आवे, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह विदा हो गए। केवल वे ही लोग बचे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेज खन्ना के सिर में दर्द था, ना जा सकी, और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे। इनके विरुद्ध एक लेख माला निकाल कर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सबके सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते और मूछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर, इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या ही पता है, और क्या ही परवाह है इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यहाँ मेहता जो फिलासफर बना फिरता है, उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीनों में 1000 मार लाते हो, तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। उसके बाद ये लोग
निकलते हैं शिकार के लिए, जिसको यह फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे होगा, या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए, या अब की घर का किराया किसके घर से आएगा, वहाँ अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छुटे सांड बने दूसरों के खेतों में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी हैं। तुम्हारी आंखें तब खुलेंगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बच्चा खेत में चलकर हल जोतो। तब देखें तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह जो है मालती, जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है। शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है, और बंधन जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूट जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो और धर्म समाज को गोली मारो। जीवन कर्तव्य को पास ना फटकने दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से पटती नहीं, उन्हें धाता बताओ, शादी मत करो। यह बंधन है, बच्चे होंगे, यह मोह पास है। मगर टैक्स क्यों देते हो, कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते। उससे क्यों कतरी काटते हो। जानते हो कि नहीं, कानून की जरा भी अवज्ञा और बेड़ियां पड़ जाएंगी। बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपने भोग लिप्सा में बांधा नहीं पड़ती। रस्सी को सांप बनाकर पीटो, 30 मारखा बनो। जीते सांप के पास ही क्यों जाओ, वह फुसकार भी मारेगा तो लहर आने लगेगी। उसे आते देखे तो दुम दबाकर भागो। यह संपूर्ण जीवन है। उसके बाद 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार ना खेला था। बंदूक की आवाज से कांपते लेकिन मिस मालती जा रही थी। वह कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तनखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहां अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इलाके के बहुत दिनों से नहीं गए थे वहां का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी इलाके के आने जाने से असमियों से एक संबंध भी तो हो जाता और रोब भी रहता। कारकुन और प्यादे भी सचेत थे। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के लिए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिसमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती। उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा थी कि भोजन की सामग्री, रसोईया, कहाँ खिदमतदार सब चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। उसके बाद मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों ना करोगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रहेंगे या नहीं। मिस मालती पकाएंगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हड्डियां और पत्थर मिल जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है। शिकार हम करेंगे। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। उसके बाद मिर्जा खुर्शीद बोले, आज ही आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है कि मिर्जा खुर्शीद कहिए हैं, हिरन का शिकार कीजिए, भूनी खाइए और वहीं दख्त के साए खर्राटे लीजिए। उसके बाद मिस मालती चलती हैं। मिस मालती जाती हैं, राय साहब और 20। उसके बाद कितनी टोलियां जाती हैं? 3 टोलियां जाती हैं। 3 टोलियों में एक एक तरफ चल देते हैं। 3 टोलियां बनती हैं इन लोगों के बीच में, और उन्हीं के साथ सब लोग अपनी अपनी टोलियां लेकर 3 तरफ चले जाते हैं। उसके बाद ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मिस्टर मेहता ने जहां पे एक तरफ मिस्टर मेहता और मिस मालती जाती हैं,
तो मिस्टर मेहता और मिस मालती जो हैं साथ में जा रहे थे, तभी मिस्टर मेहता ने हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिपे निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया और झुंड निकला। मालती ने पूछा, आप क्या करोगे? तो मिस्टर मेहता कहते हैं, कुछ नहीं, चलिए फिर से देखते हैं क्या होता है। और गर्मी बहुत तेज थी, तो मिस मालती ने कहा कि कुछ देर बैठ जाइएगा, आराम कर लेते हैं। लेकिन मिस्टर मेहता कहते हैं, नहीं, मुझे अभी आराम नहीं करना है जब तक शिकार ना मुझे मिल जाए। उसके बाद इन लोगों का वही प्रसंग चलता रहता है। उसके बाद फिर से मालती ने कहा कि तुम कैसे फिलासफर हो मेहता? सामने वृक्ष पर मोर बैठा था। मेहता ने निशाना लगाया। किस पे देखो? पहले एक हिरन का झुंड, फिर एक मोर वृक्ष पर बैठा था। उस पर मिस्टर मेहता ने निशाना लगाया, पर मोर उड़ गया। मालती थी प्रसन्न होकर बोली, ये मेरा साफ है जो आप रास्ते में नहीं रुके मुझे आराम के लिए। तो मेहता ने कहा, बंदूक उठाई, कहा, चलो, ये मेरा शाप है, अब तुमको फौरन चलना पड़ेगा। बिल्कुल मोहल्लत नहीं देता हूँ कि तुम यहाँ पर बैठो। फिर उसके बाद तेजी से चलते जाते हैं, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है और मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। ये बात कौन कहता है? मिस्टर मेहता। मालती कहती है, खाल भाड़ में जाए, मैं अब तुमसे बात न करूंगी। उसके बाद एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांत निकालने सी धार में इतना बेग था कि लहरें उछलती पड़ती थी। सूर्य जो था मध्याह्न यानी पूरा दोपहर, एकदम सूर्य सर पे आ चुका था। उसकी प्यासी किरणें जल में कीड़ा कर रही थीं। अब मालती प्रसन्न हुई। मालती बोली, अब तो वापस ही जाना पड़ेगा। तो मिस्टर मेहता बोले, क्यों वापस जाना पड़ेगा? मैं नदी को पार करके, नाले को पार करके ही जाऊंगा, पर शिकार करके ही जाऊंगा, बिना शिकार किए मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जैसे मिस्टर मेहता पानी में जाते हैं, धीरे धीरे से पानी उनके घुटनों तक आता है, फिर कमर तक आता है, फिर उनका गले तक पानी आ जाता है। तो मिस मालती डरती हुई बोलती हैं, मत जाओ मेहता, वापस आ जाओ। तो फिर उसके बाद मिस्टर मेहता कहते हैं, नहीं, मुझे जाना है, मुझे ये पार करना है, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो मिस मालती कहती हैं, रुकिए, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो मेहता कहते हैं, नहीं, तुम रहने दो, तुम यहीं पे रुको, पानी ज़्यादा गहरा है। तो मिस मालती कहती हैं, नहीं, मुझे जाना है। उसके बाद मालती ने नशीली आंखों में रोज भरकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी नहीं देखा। बिल्कुल पत्थर हो, खैर आज सता लो, जितना सताते बने मैं कभी समझूंगी। उसके बाद मिस्टर मेहता बहुत समझाते हैं, लेकिन मिस मालती नहीं समझती हैं। फिर उनके बाद उन्हें अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। बोलते हैं, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दोनों हाथों से उठाकर उधर कर दूंगा। फिर उसके बाद मिस्टर मालती और मेहता दोनों नाले को पार कर लेते हैं और उस संकट में मालती ईश्वर को याद आया, जिसका मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी कि ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस आलम और शक्ति की जरूरत होती है, वह और कहाँ मिल सकती है। उसके बाद पानी कम होता है और मिस मालती और मिस्टर मेहता दोनों जो हैं नदी के किनारे के बाहर आ गए हैं। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उनके सामने नाचते रहे।
उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा कि यह दिन याद रहेगा। उसके बाद मेहता कहते हैं, तुम बहुत डरती हो, पर मालती कहती हैं, तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते थे, ये बात मुझे पता थी। फिर उसके बाद मिस्टर मेहता कहते हैं, मिस मालती कहती हैं, तुम सच में बहुत बेदर्द इंसान हो, किसी स्त्री का दर्द नहीं समझते हो। तो मिस मेहता कहते हैं, सॉरी, मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं ऐसा, तुम सच ऐसा कहती हो मालती, मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। रमणी यानी स्त्री। मैं किसी स्त्री को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वाग नहीं कर सकती। उसके अंतर स्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। और मालती कांप उठती हैं। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसके बाद बस यही सब कि मन में वही मुख पर मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव, नाजो अंदाज का मूल उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिसमें आत्मा की तृप्ति हो। उसके बाद इस तरह से ये लोग आपस में अपनी बातें करते हैं और दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर मालती को ना विश्राम की इच्छा थी, ना लौटने की। आज के संभाषण में ऐसा आनंद आ रहा था कि उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके बाद उसने कितने विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वहां कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी, जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तर मोह लेती थी। उसके बाद धाए की आवाज हुई। एक ललसर नाले पर उड़ा जा रहा था, यानी एक चिड़िया। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर कुछ दूरी पर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। मिस्टर मेहता घुसते हैं नदी में और उसके बाद काफी दूर तक तैरते हैं, पर चिड़िया को नहीं पकड़ पाते। मिस्टर मेहता कहते हैं कि मरकर भी उसे चिड़िया जो है मरकर भी ऐसे उड़ी जा रही थी कि जैसे नहीं वो सच में उड़ रही थी। उन्होंने फिर एक युवती किनारे की झोपड़ी से निकली। चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक ही क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यहाँ है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए, किंतु किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास खड़े हो गए जाकर। उसके बाद इस युवती का जो है पूरे उपन्यास में, गोदान में कोई भी इसके नाम की चर्चा नहीं की गई है। इसके रूप रंग की चर्चा की गई है, वो चीज देख लीजिए, हो सकता है ये विशेषता पूछ दी जाए। युवती का रंग था तो काला और गहरा भी। कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियां। सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके। लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लवण भरा था, और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडैल सुगठित और स्वच्छ हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप ना मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे ना जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। उसके बाद युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते देखा तो दौड़ी शिकार खेलने आए होंगे। उसके बाद वो युवती कहती है, तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूं।
एक रात को या रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा संकुचा कर सिर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहां पीपल की छाया है और वहां धूप में कब तक खड़े रहोगे, कपड़े भी गीले हो गए हैं। उसके बाद मेहता जो हैं उसके साथ चले जाते हैं और पीपल की छांव में वह एक खाट डाल के बोलती है, बैठ जाओ बाबूजी, आपके लिए मक्के की रोटी और चिड़िया का गोश्त पका देती हूँ, आप खा लीजिएगा। थोड़ा सा दूध भी है जो हमारी गाय देती है, उसे भी आप। तो मिस्टर मेहता कहते हैं कि जाओ, वहाँ पे एक युवती खड़ी हैं, उनको बुला कर लाओ। तो वो लोग कहती है कि वो आपकी घर वाली हैं क्या? वो कहते हैं मेहता, नहीं, वो मेरी घर वाली नहीं पर मेरी जान पहचान की है, जाओ उन्हें लेकर आओ। वो दौड़ कर जाती है और उसे मिस मालती को बुला लाती है। उसके बाद दोनों के लिए पानी भर के लाती है और दोनों को देती है, बोलती हैं, बैठो बाबूजी, अभी मैं आपको खाना बना के देती हूँ। फिर चूल्हा जलाती है और मक्के की रोटियां बनाती है। तभी उसके बाद मिस मालती जो हैं वो उस बात से बहुत चिढ़ती हैं और जलती हैं। और मिस मालती भौवें चढ़ाए खाट पर खिन्न पड़ी रहीं। इस तरह यह दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े थे, युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती कहती है, तुम कुछ मत करो, वो बाई के पास बैठो, बेचारी को भूख लगी होगी, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसके बाद तब तक मिस मालती के सिर में दर्द होता है। किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती। मेरा एक दवाओं का बाक्स है, सेमरी में है, उफ सिर फटा जा रहा है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर चलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। उसके बाद युवती जो है, जब उससे कहा जाता है कि सिर में दर्द होता है, तो वो जाती है और एक दवा लाती है, घिसकर लगाते ही सिर अच्छा हो जाएगा। पर वो लेकर जब तक आती है तो मिस मालती जो हैं बहुत चिढ़ती हैं और इस तरह से बातें मिस मेहता से करती हैं। कुछ बातें तो उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं यद्यपि कार कार लाऊं, यद्यपि कार यहाँ आ सकेगी मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? ये बात कौन कहता है? मिस मालती कहती हैं उस युवती के लिए कि उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते हैं। वह जो दवा लेने गई है फिर लाके भोजन पकाएगी, तो उसी को भेज दीजिए कार लाने के लिए। तो उसके बाद वो नहीं जाती है। फिर ऐसे ही वो जब लाती है, वहां दौड़ती हाँफती चली आ रही थी। वह कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वहां जड़ी खोज लाई हूँ, अभी घिसकर लगाती हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया, रोटियां सेक देती हूँ, दो एक खा लेना, बाई दूध भी पी लेगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसके बाद उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे, जी होता था कि इन गवारिन के चरणों को चूम ले। उसके बाद मालती ने अपने सिर में वो दवाई लगाई और कहा उससे कि जाओ, वहां बरगद के नीचे मोटर कार खड़ी है, वहां बुलाकर लेके आओ। तो युवती ने देखा और कहा, अभी तो मैं जड़ी बूटी लाई हूँ, इसको लगा लीजिएगा, उसके बाद मैं दो चार रोटियां बना देती हूँ, आप लोग खा लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा।
इस तरह से सवाल जवाब होते हैं और फिर मिस मालती कहती हैं कि तुम किस इलाके में रहती हो? यह इलाका राय साहब का है। तुम्हें उन्हीं राय साहब के हाथों से हंटरों से पिटवाऊंगी। तो वो कहती है, पिटवा मुझे पिटवाने से तुम सुख मिलेगा तो पिटवा लेना। कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। ये बात वो युवती कहती है और इस तरह से उनकी आपस में बात चलती रहती है। फिर मालती 2-3 कदम चलती हैं और तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा यह स्नेह या नेह, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। पहली टोली किसकी थी? मालती और मेहता की। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना साहब की थी। किसकी थी? राय साहब और खन्ना साहब की थी। राय साहब तो अपने रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डांटा था, जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना के असमियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठिगने एक गहरे रूपवान आदमी थे, गेरुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल थे। उसके बाद यहाँ वह बोलते हैं, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे, उन्हें सच्चा निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था, कुछ स्वभाव थे। इस तरह से उनकी आपस में बातचीत होती है। यहाँ पर कहो मिस्टर खन्ना, राय साहब कहते हैं, मिस मालती पर जान दे तो देते हो तुम? तो मैं आपको भी यही इल्जाम दे सकता हूँ। ये बात कौन कहता है? मिस्टर खन्ना कहते हैं। बाद में खन्ना कहते हैं, मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से हंसकर कहा, हालांकि हंसी की कोई बात ना थी। अगर एक लोटा जल चढ़ाने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से हाहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन ना था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी उसकी पूजा करोगे उतना ही वह आपसे दूर भागेगी, जितना ही दूर भागिएगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। उसके बाद भगवान भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे से तलुकदेदार भाई लोग भोग विलास करते हैं, मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है। रोज डिग्रियां हो रही हैं, जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते। चारों तरफ बदनाम है। मैं तो ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा। मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को रोक ना सका, जेल गया, लाखों रुपए की जेवरी उठाई, अभी तक उसका तवान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, मुझे उसका गर्व है। उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश की समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे, बलिदान करे। इसके बाद कि निर्जीवों किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं के तृप्त के साधन जुटाऊं, मगर क्या करूं, जिन व्यवस्था में पाला और जिया, उससे घृणा होने पर उसका मोह त्याग नहीं सकता। उसके बाद मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल गए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। कहाँ की? फ्रांस की। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेलते थे। जेल में शराब छुड़ाए
शराब छुई तक नहीं और ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं वह संग्राम में पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश में मुझे प्रेम नहीं विश्वास उसके प्रेम पर मुझे विश्वास नहीं है। जो अपनी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाजें कसने लगे। उसके बाद ये लोग अपने अंदर की इस तरह की बुराइयों की बात करते रहे और बैठते हैं। और राय साहब जब किसी भी जानवर को देखते हैं तो निशाना साधते हैं तो खन्ना साहब कहते हैं, क्यों किसी की हत्या कर रहे हो? हत्या करना सही नहीं है। उसके बाद राय साहब जो हैं, खन्ना साहब हैं, राय साहब से कहते हैं कि अभी अपने जिंदगी के इश्योर्ड ना कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपए तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी, जिसमें 40-50 हजार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। यानी जो वो मिसेज खन्ना की फैक्ट्री है शुगर की, यानी चीनी की, उसमें कहते हैं कि आप अपने यहाँ से गन्ना भेजिए और लड़कों का इंतजाम कीजिए, जिसमें मैं अपनी कंपनी में उन्हें लगा सकूं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी के जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है, और मेरी सलाह से थोड़ा स्पेकुलेशन कम शुरू कर दीजिए। जो सैकड़ों करोड़पति बने हुए सब इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जिसका सट्टा कीजिए, किसी चीज का सट्टा कीजिए। देखो, ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि रुई, शक्कर, गेहूं, रबर किसकी चर्चा नहीं हुई है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल की धोखा खा जाए या धोखा हो जाए। उसके बाद आपस में ये लोग यही बातें करते रहते हैं। फिर इनको एक देहाती लड़का मिलता है। वो लड़का जो है सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फूल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपा गया, डरा कहीं बेगार में ना पकड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। उसके बाद क्या करोगे इनको? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोल कर दिखलाया। मामूली चीजें थीं जो जंगल के आदमियों ने उखाड़ कर ले जाते और शहर में अत्तरों के हाथ 2-4 आने में बेच आते। जैसे मकोए, ये ध्यान देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मकोए, कंघी, शाहदोया, कुकरौंधे, धतूर के बीज, मदार के फूल, करंजे, घुमची आदि हर एक चीज दिखाता हूँ और रटे हुए शब्दों में इसके गुण भी बयान करता जाता था। यहाँ मकोए है सरकार, ताप हो या मंद्राग्य हो, तितली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे के बीज हैं मालिक, गठिया बाई हो तो ठीक हो जाती है। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहा। खन्ना ने 1 रुपया फेंका और उसे पड़ाव तक रखने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दोगुना पाया, आशीर्वाद देता चला गया। उसके बाद
पहले 1.25 लड्डू लाकर चढ़ाइएगा, तब बतलाएंगे। उसके बाद जो जड़ी बूटियों बूटियों पर जान देते हैं, इनको इतना मालूम हो जाए कि यह किसी फकीर की दी हुई बूटी है, तो फिर खुशामद करके नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज़ उन्हें दे दें, तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपए में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान का नामदा कसा जा सके तो क्या बुरा है। जरा ये एहसान से बड़े बड़े काम मिल सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है बातें होती रहती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और लेकिन संन्यास त्याग के बिना बंधनों को तोड़ने का और क्या ही उपाय है। अब आती है तीसरी टोली। तीसरी टोली में कौन कौन आता है? तीसरी टोली जो है मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की है। पहली टोली किसकी है? मिस्टर मेहता और मिस मालती। दूसरी जो है राय साहब और मिस्टर खन्ना की। तीसरी टोली में कौन है? मिर्जा खुर्शीद और मिस्टर तनखा, जो हैं मिर्जा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति हैं। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसे उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। कौंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते थे। किसी के साथ रुई रियात न करना ना जानते थे। बीच में परिहास भी करते थे, लेकिन उसके लिए आज जीवन था कि कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोंक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यहाँ हाथ धोकर उनके पीछे पड़े, ना अपना लेना याद रखते ना दूसरों को देना। शौक या शायरी का और शराब का, औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए थे हृदय का दिवाला निकाले हुए। मिस्टर तनखा दांव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआवजन सुलझाने में, अंगड़ा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़कर निकालने वाले बड़े सिद्धहस्त। करिए रेत में नाव चला देते थे। पत्थर पर दूब उगा दें। तलुकदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनी खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। किसी पोड़े उम्मीदवार को खड़ा करते थे, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हजार बना लेते थे। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर था तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलट फेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली ना दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्म सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करें, पर स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही ना हूँगा। तनखा ने पूछा, क्यों? तभी कहते हैं कि मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या है। मुझे अब डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। उसके बाद इसी तरह से इन लोगों की अपनी बातें होती हैं। और तभी उन्हें मिस्टर आजकल के मंत्री और मिनिस्टर 5, 6, 7, 8 हजार
महावर मिलना चाहिए, यह लूट है, यह डेमोक्रेसी है। उसके बाद उन्हें हिरणों का झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा, बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा, वहां मारा। उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी, उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथराई गई थीं। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्ठा था, मन भर से कम ना होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा बोले, नहीं, हिरन की टंगी हुई है। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था, जरा सा पत्ता भी खड़खड़ाता तो कान खड़े करके चौकड़िया भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निष्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर भी ना होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह निर्जीव सब है। उसकी सुंदर गठन भी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है, लेकिन अब उसे देखकर गालनी होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुंचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे देना। मिर्जा जी ने जैसे ध्यान से चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले, कहाँ चलेगा? जहाँ हुकुम हो मालिक। और जाते हैं इसी तरह? अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, देखूंगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। मैं तो ऐसे ना ले जाऊंगा सरकार, आप दूर से आए हैं, कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे ले जा सकता हूँ? फिर लकड़हारे ने डरते डरते और रह रह कर मिर्जा जी के मुख की ओर संकस नेत्रों से देखा, कहीं बिगड़ न जाए। हिरन को उठाया और सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की है। इसी तरह से लकड़हारे के हल्के मन से हिरन की गर्दन पर रख दिया और घर की ओर चला। तांखा अभी तक तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुआमला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए। तभी ताखा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से बोला और ताखा खिसियाकर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। और राय साहब मेहता कुछ ना कुछ लाए ही। कोई गम नहीं, इस इलेक्शन में के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। और इसी तरह से आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 रुपए महज या जाहिर कर देने के मिल सकते हैं, इसकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, इस मामले में आपको कुछ नहीं करना, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा, उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नगद वसूल लीजिएगा। मिर्जा साहब उनकी ओर हिराकत देखते गया और कहते हैं, ऐसे रुपए का क्या आप लानत भेजता हूँ। और इस तरह से बातें होती हैं। तभी वकील साहब जो हैं को कोई प्रस्ताव करने का साहसा ना हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया था। इसके लिए धन ही सब कुछ ना था। ऐसे आदमी थे
जो लक्ष्मी को ठोकर मारता उनका कोई मोल न हो सकता। लकड़हारा हिरन के कंधों पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्जा भी कदम बढ़ाया पर स्टूल काय ताका पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी नहीं बराबर चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए हो? लकड़हारे ने सकचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो ले आओ, कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा ढील डौल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, पर दुबला पतला आदमी इनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा भी जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो मैं इसे उठा नहीं सकता? लकड़हारा ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप बड़े आदमी हैं, बोझा उठाना तो हम जैसे मजूरों का काम है। मैं तुम्हारा दोगुना जो हूँ। फिर मिर्जा जी अपना पुरुषोत्त अपना अपमान ना सह सके। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे, आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और 20 कदम चले। कमबख्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया हो। जरा मिस्टर तांखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए। मशक जो तरह के फूले चलते हैं, लेकिन बोझा उतारें कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जवां मर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम भी बोल से लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है। मिर्जा जी बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। उसके बाद कई दिन गर्दन दुखेगी। मालिक, तुम क्या समझते हो यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, नहीं मालिक, अब ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान ना हो, वहाँ चट्टान है, उस पर उतार कर रख दीजिए। अभी इसे इतनी दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यहाँ अच्छा नहीं। फिर उसके बाद मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब आ पहुंचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको कुछ देर चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है और आज ही रहने दीजिए। आप अगर आप इस कदम चले तो मैं ताखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह हाथ पोंछा। इस तरह हिरन को देखा मानो उंगली के सिर में देने जा रहे हैं। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा दी। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन ना उठ सकी। कमर झुक गई, हाथ उठे लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तांखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रखे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। और तांखा ने एक डग रखा, मालूम हुआ गर्दन टूटी जा रही हो। इसी तरह से और लकड़हारे के घर पहुंचे। बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। दो नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी। वह इस भेष में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और गए बिना बिना काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। फिर उसके बाद
गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगवाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे। मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवान के साथ जवान बने हुए थे। इतनी ही देर में सारे गांव से उनका घनिष्ठ परिचय हो गया, मानो यहाँ के निवासी हों। लड़कों ने उन पर लदे पड़ते थे। उनकी फुदनेदार टोपी सिर पर रखे लेता था, कोई राइफल कंधों पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता था। इसी तरह से जब ये लोग सूर्यास्त के समय विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुंचने यानी साथ में आए। कई तो रोते थे, ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के शायद में पहली बार आया था, इसीलिए। फिर दोनों आदमी बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे, मालती विमन थी, अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुख से बात ना निकलती थी। वकील साहब इसीलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और प्रसन्नता अलौकिक थी। तो ये यहीं पे समाप्त होता है आज का पार्ट। अगले पार्ट में अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद।